हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मोनोसैकेराइड्स की, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में हमने देखा था। किस चीज के बारे में? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में देखा था। आज हम मोनोसैकेराइड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको डिस्कस करते हुए डाइसैकेराइड की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड O H OH OH एंड दिस इज CH2OH। इसका रिएक्शन जब हम लोग फिनाइल हाइड्रोजन से कराते हैं, दिस इज बेंजीन रिंग, फिनाइल एंड NHNH2, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजन। थोड़ा सा और इसको शिफ्ट करके लिखते हैं, NH2 NH और बेंजीन रिंग, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजन। तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं, ये याद रखना है। इसके कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं रिएक्शन करने के लिए? 3 मॉलिक्यूल्स। और 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करके ओसा जोन का फॉर्मेशन कराते हैं। यहां पर जो ओसा जोन बनेगा वो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N, यहां पर NH, बेंजीन रिंग। C डबल बॉन्ड N, और यहां पर क्या आएगा? बेंजीन रिंग। और बाकी का जैसे था, OH लेफ्ट में, OH राइट में, OH राइट में, एंड दिस इज CH2OH। दिस इज कॉल्ड एज ओसा जोन। और ग्लूकोज से बना है इसलिए क्या बोलेंगे? ग्लूकोसा जोन। अगर फ्रक्टोज से बनेगा तो फ्रक्टोसा जोन। अगर मैनोज से बनेगा तो मैनोसा जोन। आप क्या देख रहे हो कि यहां पर 3 मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए हैं। देखो बेटा, यहां पर तुम्हें लग रहा होगा सर 2 ही मॉलिक्यूल यहां पर रिएक्शन किया है, लेकिन एक मॉलिक्यूल यहां पर टॉटोमराइज करके इस OH को डबल बॉन्ड O बनाने में कंज्यूम हुआ है, और 2 मॉलिक्यूल यहां पर एडिशन प्रोडक्ट बनाया है। मतलब यहां पर टोटल फिनाइल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे? तो आप बोलोगे कि 3 मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात था यहां पर वो क्या था? इन दिस रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन कंज्यूम फॉर पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज और मैनोज या और ग्लैक्टोज। अब इस रिएक्शन में अगर देखो तो ये 3rd कार्बन से अगर नीचे देखा जाए तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब ऊपर के 2 ही कार्बन है, उसी के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो नीचे के 3 कार्बन जो भी इस तरह का अरेंजमेंट होगा, चाहे वो फ्रक्टोज का अरेंजमेंट ले लो, तो फ्रक्टोज में क्या होता था? यहां पर C डबल बॉन्ड O होता था, और ये नीचे वाला पार्ट तो वही रहता था। मैनोज की बात कर लो तो OH इधर, H इधर, नीचे वाला 3 कार्बन तो वही रहता था। तो चाहे मैनोज की बात करें, चाहे फ्रक्टोज की बात करें, चाहे ग्लूकोज की बात करें, ये तीनों का ओसा जोन क्या बनेगा? सेम बनेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, या इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ओसा जोन फॉर्मेशन। किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है? ओसा जोन का। तो ये भी लिख सकते हैं ओसा जोन फॉर्मेशन। और ओसा जोन जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है।
तो यहां से 3 कार्बन, यहां से जो चारों कार्बन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे जो भी मॉलिक्यूल होंगे जिनका नीचे का 3 कार्बन का अरेंजमेंट सेम होगा, उसका ओसाजोन सेम बनेगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ग्लूकोज का ओसाजोन, क्योंकि ऊपर के 2 कार्बन पर ही रिएक्शन होता है। तो क्या यहां से पता चला, ग्लूकोज का ओसाजोन, फ्रक्टोज का ओसाजोन और मैनोज का ओसाजोन सेम बनेगा। पहले आप इसे नोट कर लें, फिर इसको एक रिएक्शन, एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद इस पॉइंट को नोट करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव डिफरेंट ओसाजोन फ्रॉम अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग यहां पर गिव है डिफरेंट ओसाजोन फ्रॉम अदर, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एक अलग तरह का ओसाजोन बनाएगा बाकी 3 से। तो ओसाजोन में आपने क्या देखा था, ऊपर के 2 जो कार्बन थे वही इन्वॉल्व हुए थे ओसाजोन के फॉर्मेशन में, ऊपर के 2 कार्बन। मतलब नीचे के जो 3 और ये 4 कार्बन है, ये सब पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहां पर देखो OH लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट राइट, यहां पर देखा जाए लेफ्ट राइट लेफ्ट, और यहां पर देखो लेफ्ट राइट राइट। ये तीनों में OH का पोजीशन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में लेफ्ट राइट राइट है, जबकि यहां पर लेफ्ट राइट लेफ्ट है। तो ये डिफरेंट यहां पर अरेंजमेंट आ गया, इसलिए ओसाजोन ये क्या करेगा, अलग बनाएगा। बाकी तीनों के ओसाजोन क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, तो आप बोलोगे सर ये तो ग्लूकोज है। तुमसे पूछे कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, तो आप बोलोगे सर ये तो मैनोज है। और ये कौन सा मॉलिक्यूल है, तो आप बोलोगे कि फ्रक्टोज है। तो यहां से एक पॉइंट मिला, ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज गिव सेम ओसाजोन विथ फिनाइल हाइड्राजीन। एक पॉइंट तो ये मिला। दूसरा पॉइंट क्या मिला, इन ओसाजोन फॉर्मेशन थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन are used for per molecule of ग्लूकोज, M से मैनोज, F से फ्रैक्टोज एक्सेट्रा। यहां पर M का मतलब क्या है, मैनोज, F का मतलब क्या है, फ्रैक्टोज। तो इसे नोट करें, उसके बाद हम लोग डाइसैकेराइड की तरफ मूव करेंगे। नोट करिए बेटा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। डाइसैकेराइड्स की अगर बात किया जाए तो हाइड्रोलाइसिस करने पर कितने मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, 2। डाइसैकेराइड्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक क्या मिलते थे, मोनोसैकेराइड्स। तो उसमें हमने देखा था कि ऑलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स हैं, जैसे माल्टोज की बात कर लो, लैक्टोज की बात कर लो, सुक्रोज की बात कर लो। ट्राइसैकेराइड्स भी हमने देखा था, जैसे रैफिनोज की बात कर लो। तो हमें डाइसैकेराइड्स ही पढ़ना है केमिस्ट्री के सिलेबस में। और उस डाइसैकेराइड की बात करें तो उसमें कितने मोनोसैकेराइड्स होंगे हाइड्रोलाइसिस के बाद, 2 मिलेंगे।
अब ये दो मोनोसैकेराइड्स जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ऐड हुए होते हैं, एक लिंकेज से यहां पर दो OH मिलके, एक ग्लूकोज का OH दूसरे ग्लूकोज का OH मिलके H2O निकालता है और ईथर का फॉर्मेशन करता है। दैट लिंकेज इज कॉल्ड एज इथरल लिंकेज, और इस बायोमोलिक्यूल में हम इस इथरल लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो एक एक करके हम लोग डाइसैकेराइड्स का डिस्कशन यहां पर करेंगे। सबसे पहले जो हमें देखना है वो सुक्रोज के बारे में। अगर सुक्रोज की बात किया जाए तो आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में देखा था, अगर HCl के प्रेजेंस में आपने H2O डाल दिया, मतलब हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो यहां से मिलता था अल्फा डी ग्लूकोज, और क्या मिलता था? बीटा डी फ्रक्टोज। सुनना बच्चों, सुक्रोज से क्या मिला था? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अब बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसा बनाएंगे? ये सर हो गया, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज है तो यहां का C2H5 CH2OH, और ये अल्फा डी है तो यहां पर OH अपोजिट साइड होगा। आप बोलो सर ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। बीटा डी फ्रक्टोज को अगर बनाएं तो बीटा डी फ्रक्टोज कैसे होगा? यहां पर ऑक्सीजन है, सुनना बेटा, यहां पर H, यहां पर CH2OH, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर CH2OH और यहां पर OH है। ये क्या है? फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है। एनोमेरिक कार्बन कौन है? सर वो कार्बन जिसपे OH और OR दोनों हो। देखो तो यहां पर OH है क्या? नहीं है सर। यहां पर OH और OR दोनों है, तो दिस इज एनोमेरिक कार्बन, और यहां पर दिस इज एनोमेरिक कार्बन। जो सुक्रोज का मॉलिक्यूल होता है उसमें दोनों एनोमेरिक कार्बन के बीच का OH H2O निकालता है। बेटा अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको अच्छी तरह से सुनोगे तो पूरा लेक्चर तुम्हें आसान लगेगा, और नहीं सुनोगे तो पूरा लेक्चर तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा। ये फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। जो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल मैंने पढ़ाया था उसी को ऐसे लेके रख दिया। अब देखो मैंने क्या बताया, दोनों एनोमेरिक कार्बन के बीच जो OH है वहां से H2O निकला। तो यहां पर जो सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ यूं बनेगा। सर यहां पर O है, यहां पर CH2OH, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? सुक्रोज का। ये मॉलिक्यूल क्या है? ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज। कैसे समझ में आया? सर ये है एनोमेरिक कार्बन। फ्रक्टोज के केस में सेकंड कार्बन क्या था? एनोमेरिक कार्बन। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज का सर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, तो यहां पर क्या देख रहे हो? सेकेंड कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, और इसी फंक्शनल ग्रुप पे हेमिकेटल का फॉर्मेशन हुआ था। तो यही वो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है जो हेमिकेटल बना है। देख लो एक ही कार्बन पे OH है और OR है। तो फ्रक्टोज के केस में सेकेंड कार्बन जो होगा वो क्या होगा? एनोमेरिक कार्बन। ग्लूकोज के केस में फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन,
अब देखो इसमें अगर पूछा जाए कि एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, तो ये है सर, इसी पे यहाँ OH है और OR है। नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। लिंकेज किसके किसके बीच में हुआ? 1 और 2 के बीच में, तो क्या लिखेंगे? 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सुक्रोज जो है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से मिलकर बना है। ये हुआ सुक्रोज का स्ट्रक्चर। और अगर पूछा जाए कि सुक्रोज जो होगा म्यूटा रोटेशन शो करेगा कि नहीं करेगा, आपसे पूछा जाए कि जो सुक्रोज का मॉलिक्यूल होगा वो रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग होगा, तो पहले अगर हम याद करें तो हमने क्या बताया था कि सभी के सभी मोनोसैकेराइड और सभी के सभी डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज म्यूटा रोटेशन नहीं शो करते हैं और रिड्यूसिंग नेचर के नहीं होते हैं। अब देखते हैं अपने कंसेप्ट से, मैंने क्या बताया था? अगर एनोमेरिक कार्बन का OH फ्री है तो वो म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा और रिड्यूसिंग भी होगा। सर कैसे पहचानेंगे एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? भाई देखना, ये एनोमेरिक कार्बन जहां पर 2 ऑक्सीजन, एक OH इधर, ये O इधर। यहां से पूछो एनोमेरिक कार्बन तू ही है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई देखो एक OR था और OH में से H2 वहां निकाला था। यही बोलेगा कि देखो एक OR था और OH वाला H2 निकाला था। तुम एनोमेरिक क्यों नहीं है, तो बोला कि एक तो ऑक्सीजन है OR, लेकिन यहाँ पर कहीं ऑक्सीजन नहीं है, इससे अटैच ऑक्सीजन है, इससे अटैच नहीं है। तो ये दोनों के दोनों क्या थे? एनोमेरिक कार्बन। इस एनोमेरिक कार्बन से पूछा भाई तेरे पास OH है क्या, बोले नहीं मैं तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में चला गया। इससे पूछा जाए कि भाई तुम्हारे पास OH है क्या, तो ये भी बोलेगा कि मैं तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में चला गया। नंबरिंग की बात कर ले 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग की बात कर ले 1 2 3 4 5 6, तो बोलेगा कि ना तो मैं एनोमेरिक कार्बन हूं, मेरे पास मैं एनोमेरिक कार्बन हूं, ना तो मेरे पास OH है फ्री, ना तो ये इसके एनोमेरिक कार्बन के पास OH फ्री है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगा कि नॉन रिड्यूसिंग? तो नॉन रिड्यूसिंग। तो यहां पर क्या आया? ये नॉन रिड्यूसिंग है। पूछा जाए भाई तू म्यूटा रोटेशन शो करेगा क्या, बोलेगा कि नहीं यार नॉन रिड्यूसिंग हूं तो म्यूटा रोटेशन नहीं शो करूंगा। तो क्या लिखेंगे? डज नॉट शो। डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। अब देखो सुक्रोज से पूछा गया कि भाई सुक्रोज तुम्हारा नेचर कैसा होगा, तुम्हारा ऑप्टिकल रोटेशन माइनस में होगा कि प्लस में होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज। तो उसने क्या बोला, सुनना उसका जवाब, कि मैं बना हूं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से, और बीटा डी फ्रक्टोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है -94 होता है और अल्फा डी ग्लूकोज का 52 होता है प्लस में। तो लोगों ने बोला कि तुम्हारा ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, तो सुक्रोज ने बोला कि भाई दोनों को मिला दो और जो तुम्हें ऑप्टिकल रोटेशन दिखेगा, जो तुम्हें ऑप्टिकल रोटेशन दिखेगा वही क्या होगा? इसका नेट ऑप्टिकल रोटेशन। तो भाई देखा गया कि इसमें प्लस में कितना है? +52। माइनस में कितना है? -92.4। अगर दोनों के ऑप्टिकल रोटेशन को देखा जाए, इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, तो प्लस वाला ज्यादा है कि माइनस वाला? आप बोलोगे कि माइनस वाला ज्यादा है। और जब माइनस वाला ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो सुक्रोज मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो कैसा आना चाहिए? माइनस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। सुक्रोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन आया वो पॉजिटिव में मिला। कैसा मिला? पॉजिटिव, मतलब क्लॉकवाइज मिला। तो सुक्रोज है क्लॉकवाइज, तो इससे पता चलता है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलेगा उसमें ऑप्टिकल रोटेशन प्लस वाले का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, माइनस वाले का ज्यादा है। इसलिए इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? इनवर्ट शुगर। क्या बोला जाता है? इनवर्ट शुगर। सुक्रोज को हम लोग क्या बोलेंगे? इनवर्ट शुगर। क्यों बोलेंगे इनवर्ट शुगर? सिंस ग्लूकोज after hydrolysis gives alpha D glucose and beta D fructose. Optical rotation of alpha D glucose is 52 degree and optical rotation of beta D fructose is -92.4 degree. So
optical rotation of sucrose should be positive. So optical rotation of sucrose should be, sorry, negative. But sucrose has positive optical rotation. It means clockwise optical rotation. It means its nature is reversed as product. So this product is called as invert sugar. तो इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। इन्वर्ट शुगर बोलने का क्या रीजन था, ये समझ में आया? सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस क्या दिया? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन -92.4 डिग्री, अल्फा डी ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन 52 डिग्री। इससे यह पता चलता है कि उसका ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव में होना चाहिए था, निगेटिव में होना चाहिए था, क्योंकि निगेटिव वाला ज्यादा है। लेकिन है कैसा उसका ऑप्टिकल रोटेशन? पॉजिटिव में है। इसका मतलब जैसा होना चाहिए था उसका उल्टा है। इसके प्रोडक्ट को हमने क्या बोल दिया? इन्वर्ट शुगर। क्या बोल दिया? इन्वर्ट शुगर। ये 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्यों है? क्योंकि यहां पर जो इथरल लिंकेज, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये जो ईथर वाला लिंकेज हुआ इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहां पर जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना है ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन से, दोनों के एरोमेटिक कार्बन को यूज किया है, इसलिए क्या बोलेंगे? 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसे नोट करें, फिर हम लोग दूसरे डाइसैकराइड्स की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट जो डाइसैकराइड्स हमें पढ़ना है वो माल्टोज है। तो अगर माल्टोज की बात करें, अच्छा, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? C12H22O11। माल्टोज का भी यही है। और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे लैक्टोज, उसका भी यही है। तो देखो ये क्या है? C12H22O11। जब माल्टोज लिया गया C12H22 एंड O11 और इसमें HCl डाल के H2O डाला गया, मतलब हाइड्रोलाइसिस कराया गया। ये क्या है बेटा? माल्टोज। तो C6H12O6 अल्फा डी ग्लूकोज मिला, प्लस क्या मिला? C6H12O6 एक और अल्फा डी ग्लूकोज मिला। अब देखो अल्फा डी ग्लूकोज है, अगर इसके स्ट्रक्चर को बनाया जाए तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया जाए, तो देखो यहां पर क्या हुआ है? नंबरिंग की बात किया जाए तो इसी कार्बन पे OH है और इसी पे OR है। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। तो यहां का OH, फर्स्ट कार्बन का OH और फोर्थ कार्बन का OH मिलके H2O निकला। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या होगा? सुक्रोज बोला, सॉरी, माल्टोज का स्ट्रक्चर क्या होगा? सुनना। तो दो सुक्रोज का स्ट्रक्चर पहले तो बना दो। ले भाई मैंने बना लिया। और चूंकि यहां से H2O निकला है तो ईथर बन जाएगा। यहां पर देखो
ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। नंबरिंग करना चाहो, दिस इज 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यही हेमिस्टल वाला कार्बन है, यही एनोमेरिक कार्बन है। यहां भी 1 2 3 4 5 6। लिंकेज की बात किया जाए तो यहां पर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हुआ है। क्या हुआ है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो माल्टोज की अगर बात करें बेटा, तो माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड से जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। ये अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल के 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बना हुआ डाइमर है या डाइसैकेराइड है। अब इससे पूछते हैं, भाई तू रिड्यूसिंग हुआ कि नॉन रिड्यूसिंग? तो बोला कि मेरे एनोमेरिक कार्बन पे देख लो, अगर वहां OH है तो मैं रिड्यूसिंग होऊंगा और मोटा म्यूटा रोटेशन शो करूंगा। तो भाई ये है एनोमेरिक कार्बन, देखना OR है और यहाँ OH था, H2O निकला है, तो यहाँ पर ईथर बन गया है। और इधर एनोमेरिक कार्बन ये OH है और ये OR है। तो इसका एनोमेरिक कार्बन बोल रहा है कि मेरे पास तो OH नहीं है, लेकिन इसका एनोमेरिक कार्बन बोल रहा है कि मेरे पास OH है। और जब इसके पास OH फ्री है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये म्यूटा रोटेशन शो करेगा और रिड्यूसिंग भी होगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर? शो म्यूटा रोटेशन। एंड रिड्यूसिंग इन नेचर। म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा और रिड्यूसिंग नेचर का भी होगा। तो इसे नोट करें। उसके बाद हम लैक्टोज की तरफ मूव करेंगे। माल्टोज में क्या था? ग्लूकोज ग्लूकोज। सुक्रोज में क्या था? ग्लूकोज फ्रक्टोज। सुक्रोज को बोल सकते हो कि GF है। GF मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। और माल्टोज में क्या है? GG है, ग्लूकोज और ग्लूकोज है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लैक्टोज, तो इसे नोट करें। तो नेक्स्ट जो हम लोग बच्चों देखेंगे डाइसैकेराइड्स, वो है लैक्टोज। लैक्टोज का भी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो C12 है, H22O11। अब हम बात करें लैक्टोज मॉलिक्यूल का, तो हमने क्या लिया? लैक्टोज। और HCl के प्रेजेंस में H2O मिला दिया, मतलब हाइड्रोलाइसिस करा दिया। कैसा? एसिडिक। तो हमें यहां से बीटा डी गैलेक्टोज मिला और क्या मिला? बीटा डी ग्लूकोज मिला। याद रखना, गैलेक्टोज है ना बेटा, लैक्टोज है तो लैक्टोज में गैलेक्टोज पहले आएगा, ग्लूकोज बाद में आएगा। याद रहेगा ना? गैलेक्टोज, लैक्टोज में पहले कौन आएगा? गैलेक्टोज, बाद में कौन आएगा? ग्लूकोज। दोनों का स्ट्रक्चर बना लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर। सर हमें तो पता ही नहीं कि गैलेक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है। भाई ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का C4 एपिमर होता था ना, सेकंड वाला मैनोज, मैगी बताया था ना, थर्ड वाला एलोज और फोर्थ वाला क्या था? गैलेक्टोज। तो पहले तो ग्लूकोज बना ले। तो चलो सर यहां पर ग्लूकोज हमने बना लिया। अल्फा डी बनाना है कि बीटा डी बनाना है? आप बोलोगे सर बीटा डी बनाना है, तो यहां का OH और यहां का CH2OH दोनों सेम साइड होगा। अब इसमें यहां OH आ गया, इसमें यहां OH आ गया और इसमें यहां OH आ गया। दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। सर बीटा डी गैलेक्टोज बनाना है, कुछ नहीं करना है बेटा। ये एनोमेरिक कार्बन है ना, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे, मतलब यहां के OH को राइट और यहां ऊपर और यहां के H को नीचे कर दे, तो क्या बन जाएगा? बीटा डी गैलेक्टोज। चलो सर बना लिया मैंने। चूंकि बीटा है तो यहां भी OH ऊपर रहेगा और CH2OH वो भी ऊपर रहेगा। यहां का OH तो वही रहेगा सर जो ग्लूकोज का था, यहां का भी OH वही रहेगा जो ग्लूकोज का होगा, लेकिन यहां का क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा सर। ये चला जाएगा ऊपर और H आ जाएगा नीचे। दिस इज बीटा डी गैलेक्टोज।
फिर से मैं बोल रहा हूं बीटा डी गैलेक्टोज कैसे बनेगा, पहले ग्लूकोज बना ले और C4 एपीमर था मैगी में, फोर्थ सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो 1 2 3 4 4 वाले OH को ऊपर और नीचे को H कर ले तो गैलेक्टोज बन गया। अब यहां देख, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इसका फर्स्ट कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन तो H2O निकाल ले, तो यहां से OH और यहां से H मिलके H2O निकल गया। क्या बाहर निकला होगा? H2O। क्या बना होगा स्ट्रक्चर जो लैक्टोज का बना होगा? तो सुनना क्या बना होगा, यहां पर सर O था और एक ऐसा स्ट्रक्चर यहां पर भी बना था, सर यहां पर ऐसे O आएगा क्योंकि इसका OH ऊपर था और इसका OH नीचे था। यहां OH क्यों भाई? बीटा था, यहां CH2OH, बाकी सब तो सेम है। यहां पर देख लो, ये OH है सर, ये OH है, इसमें यहां OH है क्योंकि ये गैलेक्टोज मॉलिक्यूल है। यहां CH2OH, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, ये क्या बन गया? लैक्टोज। अब इस लैक्टोज से पूछते हैं भाई तेरा क्या हाल है, तू बता अपने बारे में कुछ, म्यूटा रोटेशन शो करेगा क्या? तो बोला कि देखो मेरा एनोमेरिक कार्बन कहाँ है, तो मैंने बोला कि देख भाई तेरा एनोमेरिक कार्बन तो एक ही है क्योंकि OH ओवर हेमिएस्टल वाला तो यही है, तो ये एक एनोमेरिक कार्बन तुम्हारा है। और एक एनोमेरिक कार्बन ये है कि देख यहां पर OR और यहां OH था, तो इस एनोमेरिक कार्बन का OH तो फ्री नहीं है लेकिन इस एनोमेरिक कार्बन का OH फ्री है। तो लैक्टोज ने क्या बोला कि मैं म्यूटा रोटेशन शो करूंगा, तो क्या लिखेंगे? शो म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन शो करेगा। और पूछा रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग, बोला कि जब म्यूटा रोटेशन शो कर रहा हूं तो रिड्यूसिंग नेचर का होऊंगा। यहां पर क्या देख रहे हैं, इसके 1 और इसके 4th वाले से OH जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैसे आप सीक्वेंस याद रखेंगे? तो देखो भाई, हम बात कर रहे हैं किस चीज का, सबसे पहले सुक्रोज, उसके बाद क्या लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं उसके बाद माल्टोज, उसके बाद क्या लिख रहे हैं? लैक्टोज। तो सुक्रोज क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। माल्टोज क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और लैक्टोज क्या था? पहले आया था सर, दोनों के दोनों बीटा थे लेकिन पहले बीटा डी गैलेक्टोज आया था, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, और इसका भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये क्या था? सुक्रोज से पूछा गया तू क्या था, तो बोला नॉन रिड्यूसिंग, और नॉन रिड्यूसिंग है तो म्यूटा रोटेशन नहीं शो करेगा। और ये दोनों क्या है? रिड्यूसिंग है, और रिड्यूसिंग है तो म्यूटा रोटेशन शो करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, ग्लूकोज क्या है, सुक्रोज क्या है? GF। GF का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, GF का मतलब क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। माल्टोज का मतलब क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज के 2 यूनिट, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लैक्टोज बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, लैक्टोज है तो बीटा डी गैलेक्टोज, इसमें भी लैक्टोज और इसमें भी लैक्टोज आ रहा है, लैक्टोज एंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज पहले आएगा, ग्लूकोज बाद में आएगा। तो ये था बेटा हमारे सिलेबस में डाइसैकराइड। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? पॉलीसैकराइड। तो इसे आप अच्छी तरह से नोट करें, ये भी नोट जरूर कर लीजिएगा, यहां से नोट करेंगे। जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है पॉलीसैकराइड, डाइसैकराइड, यही 3 हमें पढ़ने थे। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है पॉलीसैकराइड, और पॉलीसैकराइड में
सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टार्च के बारे में। देखो, अगर अपने डाइट की बात करें या फिर प्लांट की बात करें, तो उसका स्टोरेज जो होता है स्टार्च का प्लांट्स में होता है, और ये ह्यूमन बॉडी के या एनिमल के डाइट में का ये मेन एक तरह से कह सकते हैं कंपोनेंट होता है। इस स्टार्च की बात करें तो ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। अगर स्टार्च की बात करें तो इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा एमाइलोज और एक होगा अमाइलोपेक्टिन। आप बोलोगे सर, जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ा था ग्लूकोज का, तो उसमें हमने देखा था कि स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं HCl के प्रेजेंस में, तो एन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलता है। मतलब स्टार्च में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, तो ग्लूकोज होगा। एमाइलोज जो होता है बेटा, वो होता है 15 to 20%, और ये होता है 80 से लेके 85% कंपोनेंट। आगे अगर बात किया जाए एमाइलोज का, तो ये होता है लीनियर चेन, और ये होता है ब्रांच चेन। ये क्या है, लीनियर चेन है, और ये है ब्रांच चेन। या इसे पहले हम लोग इसके प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल होता है, और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये होता है लॉन्ग चेन, और ये होता है ब्रांच चेन। लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, और यहां पर क्या लिखेंगे, ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, जिसमें चेन की अगर बात किया जाए तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किससे बनेगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसमें ब्रांचिंग की अगर बात किया जाए तो ये ब्रांच चेन है, तो एक तो लॉन्ग चेन बनेगा, ऊपर से ब्रांचिंग होगा। तो यहां भी लॉन्ग चेन जो बनेगा वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ब्रांचिंग जो होगा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो देखो, स्टार्च दो कंपोनेंट से बना है, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज 15 से 20%, एमाइलोपेक्टिन 80 से 85%। एमाइलोज वाटर सॉल्युबल, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल। ये लॉन्ग चेन है, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें 200 से 1000 मॉलिक्यूल होते हैं। और ये ब्रांच चेन मॉलिक्यूल है अल्फा डी फ्रक्टोज का, जिसमें जो चेन बना है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, और ब्रांचिंग जो हुआ है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। जबकि अमाइलोज में जो लॉन्ग चेन है वो सिर्फ और सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बना हुआ है। इसे नोट करें, उसके बाद दोनों का स्ट्रक्चर बताता हूं। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अमाइलोज कैसा था, लॉन्ग चेन। चलो बनाते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज है सर, इस तरह का पाइरोनेज स्ट्रक्चर पहले बना लो, बहुत सारा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बना था।
अब देखो यहां पर क्या था, CH2OH, यहां पर क्या था, OH, यहां पर क्या था, OH, यहां H, यहां H। ये एनोमेरिक कार्बन का OH इथरल लिंकेज में चला गया। दिस इज फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। कैसे? ये एनोमेरिक कार्बन है तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया। यहां पर क्या है, H, यहां पर H, यहां पर CH2OH, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर H, ये H, यहां पर CH2OH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किया है। कैसे किया है, चलो मैं बताता हूं फिर से। देख बेटा, ये कौन सा कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ। तो देखना 1 और 4 के बीच में लिंकेज हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज है। देखो यहाँ का OH और यहाँ का CH2OH, ये पहले OH ही था ना, तीसरा लिंकेज हुआ, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हुआ। तो फिफ्थ कार्बन का CH2OH और फर्स्ट कार्बन का OH अपोजिट है, तो अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। दिस इज अमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन बनाना है तो लॉन्ग चेन तो एकदम ऐसा ही बनेगा सर। चलो भाई बनाते हैं। भाई यहां पर क्या होगा, तो सर H होगा। यहां पर CH2OH, यहां पर H, यहां पर OH, H, OH, H, H, OH, H, OH, H, CH2OH, यहां पर H, H, CH2OH, यहां OH, यहां OH, अब सुनना बेटा, ये तो अमाइलोज हो गया सर। तो मैंने क्या बताया था कि अमाइलोपेक्टिन में जो लॉन्ग चेन बनेगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बनेगा। तो बन गया है ना, यहां पर जो ब्रांचिंग होगा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। तो देखो मान लो कि यहां पर ब्रांचिंग होगा, कि ब्रांचिंग वाले को मैं रेड से बना रहा हूं, यहां पर ब्रांचिंग होगा, मैं अल्फा डी ग्लूकोज बना रहा हूं बेटा। यहां पर OH और यहां पर H था, ये H और OH मिलके H2O निकला। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो जाएगा। ये फर्स्ट कार्बन और ये 6 कार्बन, तो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहां पर होगा। ये दोनों के बीच में इस तरह से लिंकेज हो जाएगा। तो ये क्या है, ब्रांचिंग है। और ब्रांचिंग कहां से हुआ है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक से, 1 और 6 से। और ये क्या है, लॉन्ग चेन। और ये कौन से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बना है, 1,4 से बना है। फिर से देख लो, अमाइलोज क्या था, 15 से 20% कंपोनेंट स्टार्च का था, वाटर सॉल्युबल था, लीनियर चेन था, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर था जिसमें 200 से लेके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच थे। दिस इज एमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन क्या था सर, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का लॉन्ग चेन पॉलीमर था, इसमें ब्रांचिंग भी हुआ था। तो ये क्या था, ब्रांच चेन था। ये 80 to 85% कंपोनेंट होता है स्टार्च का, और इसमें जो वाटर इनसॉल्युबल होता है, अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, वाटर इनसॉल्युबल।
इसमें जो लॉन्ग चेन बना होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, जबकि जो ब्रांचिंग होता है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप इसे नोट करें। पॉलीसेकेराइड्स पढ़ना है बच्चों। स्टार्च के बाद हमें क्या पढ़ना है? सेलुलोज। सेलुलोज की बात करें, अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। इट इज अ predominant constituent ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट। ये क्या होता है? लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड होता है बीटा डी ग्लूकोज का, जो कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बना है। तो चलिए बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं। सर बीटा डी ग्लूकोज, तो यहां का CH2OH और यहां का OH सेम साइड होगा, बाकी सब तो सेम ही है। एक और बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं। तो इस तरह से ये भी बीटा डी ग्लूकोज है। देख लो, ग्लूकोज में क्या होता था? यहां पर OH नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर CH2OH। ये CH2OH और एनोमेरिक कार्बन का OH सेम साइड है, तो क्या हो गया? बीटा डी ग्लूकोज। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन। ये भी फर्स्ट कार्बन, यहां फोर्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन से H और फोर्थ कार्बन से OH इस तरह से जाएगा और H2O निकलेगा और यहां पर इथरल लिंकेज बनेगा। सिमिलरली यहां पर भी क्या बनेगा? इथरल लिंकेज बनेगा। इस तरह से यहां से H जाएगा और इसके ऊपर वाले से OH निकलेगा। इसी तरह से यहां से H जाएगा और यहां से O निकलेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बीटा डी ग्लूकोज से बना है और इसी का नाम क्या है? सेलुलोज। ये जो है सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाने वाला है प्लांट किंगडम में। ये क्या है? सेलुलोज। और ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बना है। बच्चों इसे नोट कर लो, ये सेलुलोज है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्लाइकोजेन, जो कि कार्बोहाइड्रेट का लास्ट टॉपिक है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट है ग्लाइकोजेन। तो ग्लाइकोजेन क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर हो रहता है एनिमल बॉडी में, उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेन। या ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के फॉर्म में एनिमल बॉडी में स्टोर रहता है। इसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है एमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, लेकिन एमाइलोपेक्टिन से ये ज्यादा ब्रांच होता है, हाईली ब्रांच फ्रॉम अमाइलोपेक्टिन। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, लीवर में भी प्रेजेंट होता है, मसल में भी होता है और ब्रेन में होता है। अगर बॉडी को हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो उस समय ग्लाइकोजेन का हाइड्रोलाइसिस होता है। एंजाइम जो क्या करता है? ग्लाइकोजेन का हाइड्रोलाइसिस करता है और ग्लूकोज देता है। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस क्या है? तो एसेंशियल फॉर एनिमल एंड प्लांट लाइफ। आपको पता है, आप डेली खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल लाइफ हो। कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल है, फॉर्म ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। हनी जैसे जिसको शहद बोलते हो, यूज किया जाता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। आप अगर आयुर्वेदिक सिस्टम में जाइए, अगर आप आयुर्वेद को मानते हो
तो आप जाओगे तो कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो दिया जाता है यूज करने के लिए बोला जाता है कि शहद के साथ यूज करिए, हनी के साथ यूज करिए, क्योंकि हनी को ये माना जाता है कि ये बहुत ही इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट अगर बात करें कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। वी बिल्ड फर्नीचर, हम लोग फर्नीचर बनाते हैं किस चीज से? सेलुलोज से बनाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वुड। और क्लॉथ जो बनाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट से, सेलुलोज से, इन फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर। डी राइबोज की अगर बात करें या 2-डीऑक्सी राइबोज, इसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड में पढ़ेंगे। इट प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, इट फाउंड इन प्रोटीन, लिपिड एक्सेट्रा। तो बच्चों ये था कार्बोहाइड्रेट, जो कि सबसे मेजर पोर्शन था बायोमोलिक्यूल का। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग और आगे लेके मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। बस ये सोच लीजिए कि हमें रोज अपने होमवर्क को कंप्लीट करना है। एक एम बनाइए, उसको निर्धारित करिए और उसको पूरा करिए। केवल एम बनाना नहीं है, उसे पूरा भी करना है। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को डॉक्टर बनाने का, अपने आप को इंजीनियर बनाने का। तो अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।